हेलो स्टूडेंट, आपकी जो उत्तराखंड की तैयारी के लिए आपके जो क्वेश्चन पेपर हम बना रहे हैं उसका अगला प्रश्न पत्र है। आज जीएस की बारी है, तो जनरल स्टडी के जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो खासकर इस पेपर में हमने करंट अफेयर्स को फोकस किया है। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके उस पे, और जो आपके रीजनिंग वगैरह चलता है उन सभी के क्वेश्चन है। आप हमारे जो उत्तराखंड के परीक्षाओं की दृष्टि से बनाए गए ये पेपर है। जनरल स्टडी वाला जो पेपर है वो आपके एसएससी या अन्य जगहों पर जो आप पेपर दे रहे हो उनमें भी बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि इनमें क्वेश्चनों का जो आपका स्टैंडर्ड है बहुत शानदार रखा गया है। बाकी जो उत्तराखंड है वो आपके उत्तराखंड में ही काम आएगा और ये आपका हर जगह काम आ जाएगा। जीएस का जो कलेक्शन है इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लें। वहां से करने के बाद यहाँ से मिलान कर लें। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसको। हाल ही में किस देश ने अपना पोर्टेबल अस्पताल मैत्री क्यूब बनाया है? मैत्री क्यूब, मैत्री क्यूब पोर्टेबल अस्पताल है भारत का। ये इसलिए बनाया गया है ताकि आपदा की स्थिति में कुछ ही आपके मिनटों के अंदर एक ऐसा अस्पताल तैयार किया जा सके जिसमें सभी आपकी इमरजेंसी की सुविधाएं उपलब्ध हो और मरीजों को या फिर चोटग्रस्त व्यक्ति को, जो भी आपके आपदा में जोखिमपूर्ण व्यक्ति है, उसको तुरंत राहत और आपके जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो उपलब्ध कराई जा सके। इसीलिए इसे नाम दिया गया है मैत्री क्यूब, और ये आपदा क्षेत्रों के लिए विशेष तौर पर निर्मित किया गया है, जिसमें कुछ ही मिनटों में यह अस्पताल आपका तैयार किया जा सकता है, जिसमें सारी तरह की आपकी इमरजेंसी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भारत ने अपने किस परमाणु रिएक्टर को म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया है? भारत ने अपने किस परमाणु रिएक्टर को? अप्सरा, भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर था अप्सरा, जिसे 1956 में स्थापित किया गया था। ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा, जिसे आपके अभी बंद कर दिया गया है। ये आपके इसको म्यूजियम बना दिया, मतलब लोगों के लिए देखने के लिए खोल दिया है कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें संपन्न होती थी। ये परमाणु रिएक्टर भारत का एक आपका अनुसंधान रिएक्टर हुआ करता था और पहला रिएक्टर यही था, भारत ही नहीं बल्कि एशिया का। इसे अब म्यूजियम बना दिया है क्योंकि अब इसमें आपके जो काम है वो बंद कर दिए गए हैं। आइसोटोप्स बनाने के जो काम किए जाते थे। भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? 14वीं नवरत्न कंपनी भारत में भारत सरकार की जो आपके सार्वजनिक क्षेत्र की यानी कि सरकारी कंपनियां होती हैं, उनके लाभ, उनके कुल पूंजी और उनके 3 सालों के इन सभी के एवरेज को मिलाकर के उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी का दर्जा देती है। और इन दर्जों को प्राप्त करने के बाद इन कंपनियों को बहुत सारी आपकी सुविधाएं स्वायत्त रूप से प्राप्त हो जाती हैं। उन्हें बार बार सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत में 13 कंपनियां महारत्न हैं, 14 कंपनियां नवरत्न हो गई हैं और 74 कंपनियां मिनी रत्न हैं। तो इसमें से जो आपका 14वीं नवरत्न कंपनी बनी वो है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। विदेश लिमिटेड अलग है, ओएनजीसी अलग है। ओएनजीसी तो आपका क्या है? महारत्न कंपनी है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो भारत से बाहर ओएनजीसी के विभिन्न काम विभिन्न देशों में कर रही है, जैसे अफ्रीका है, आपका जो पूर्वी दक्षिण चीन सागर है, वहां फिलीपींस के आसपास है, समझ गया ना। यहां पर जो आपका काम कर रही है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, उसके लिए अलग कंपनी बनाई गई है, उसे भी अब नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। 14वीं नवरत्न कंपनी बनी है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा सीमाओं पर नजर रखने के लिए किस ड्रोन को सेना में शामिल किया गया है? सीमाओं पर नजर रखने के लिए वैसे तो भारत ने सीमाओं पर बहुत आपके सख्त पाबंदियां रडार आदि के माध्यम से की है। सैटेलाइट के माध्यम से भी भारत सरकार ने अपना जो आईआरएस प्रणाली है उसके माध्यम से इस क्षेत्र में निगरानी को बढ़ाया है। और हाल ही में भारत सरकार ने स्पेशल आपके सीमाएं जहां पर दिक्कतें ज्यादा हैं उन क्षेत्रों की निगरानी के लिए ड्रोन आपके कैमरा के माध्यम से आपके निगरानी करने का आपका निर्णय लिया है, जिसमें हेरॉन मार्क 2 नाम के ड्रोन आपके इस क्षेत्र में निगरानी करने का काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाडिया इंस्टीट्यूट के अनुसार तेजी से पिघल रहा ग्लेशियर पारकाचिक कहाँ स्थित है? वाडिया इंस्टीट्यूट जो आपका हिमालयन जियोलॉजी पर आधारित है, तो हिमालयी क्षेत्र काराकोरम से लेकर के आपके जो हिमालय है अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर तक जो आपका केटू तक है, ठीक है, वहां तक के जितने भी आपके ग्लेशियर हैं
उन ग्लेशियरों के आपके भूगर्भिक जो संरचना है उनके साथ साथ ये इंस्टीट्यूट यहाँ के ग्लेशियरों पर भी बहुत आपके सूक्ष्म नजर रखता है और उनके अनुसंधान करता है। जैसे चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर का भी जो 2000 आपके 13 में आपदा के रूप में फटा था, उसकी सूचना 2010 में दे दी थी वाडिया इंस्टीट्यूट ने कि वहां दिक्कतें हैं। ठीक है, हालांकि सरकार ने उस समय उस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया, पर इनके जो अनुसंधान है वो काफी इफेक्टिव रहते हैं। तो हाल ही में इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी है कि पारकाचिक ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है। इस क्षेत्र में ग्लेशियरों में पिघलने की सबसे तीव्र गति इसी पारकाचिक ग्लेशियर की है और ये आपका लद्दाख में स्थित है। कहां स्थित है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां खोला गया है? 3D मुद्रित मतलब 3D प्रिंटेड डाकघर कहां पर खोला गया है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड या मुद्रित डाकघर खोला गया है आपका बंगलुरु में। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान कहां स्थित है? आयुर्वेदिक संस्थान राष्ट्रीय, आयुर्वेदिक मतलब जो आपके भारत की अपनी मूल चिकित्सा पद्धति है उसका जो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संस्थान है वो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ए वीक विद गांधी, महात्मा गांधी के साथ एक सप्ताह, ये किसकी पुस्तक है? ए वीक विद गांधी। ये आपका जो पुस्तक है ये है आपका लुई फिशर। लुई फिशर एक अमेरिकन पत्रकार थे जो महात्मा गांधी के साथ वर्धा आश्रम में रहे थे 1942 में। उसी दौरान महात्मा गांधी को इसने कवर भी किया था और उनके साथ समय भी गुजारा था। तो उसी जो महात्मा गांधी के साथ समय गुजारा था उसी पर उसने ए वीक विद गांधी पुस्तक लिखी। एक डब्ल्यू मिलर भी है, ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। डब्ल्यू मिलर, ये तो लुई फिशर है क्योंकि ये पूछता है भारत छोड़ो आंदोलन में कौन था साथ? भारत छोड़ो आंदोलन में आपका महात्मा गांधी के साथ जो विदेशी पत्रकार था वो था लुई फिशर। और अगर आपसे पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा मतलब आपका जो दांडी मार्च था उसमें महात्मा गांधी को कवर करने वाला पत्रकार कौन था? तो वो था डब्ल्यू मिलर, जिसने धरसाना की जो घटना हुई है, जो सरोजनी नायडू आदि पर आपके लोहे की मूठ वाली आपके डंडिया लाठियां चलाई गई थी अंग्रेजों की द्वारा, उसका जो वर्णन करता है वो डब्ल्यू मिलर करता है। ये लुई फिशर है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन और डब्ल्यू मिलर दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, दो अलग अलग पत्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आपका ये केरला है, केरला से इधर की तरफ है और केरला राज्य की जो भाषा है वो है मलयालम, वो है मलयालम। और लक्षद्वीप से ही इनका ज्यादा आपका संपर्क रहता है, तो यहां पर भी मलयालम ही बोली जाती है मूल रूप से। देखो दक्षिण में द्रविड़ की 4 ही मूल भाषाएं हैं। तमिलनाडु में आपका तमिल है, तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश में आपका तेलुगु है और कर्नाटका में आपका कन्नड़ है। ये द्रविड़ की 4 प्रमुख भाषाएं जो तमिल से ही निकली हुई है। तो इसमें जो केरला है मलयालम बोलता है और केरला से लगे हुए जो आपके द्वीप हैं जिन्हें हम लक्षद्वीप बोलते हैं उनमें भी आपका मलयालम भाषा ही बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में केरल के बाद सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का सबसे ज्यादा लिंगानुपात था 2011 में, उसके बाद तमिलनाडु का राज्य का है। 996 प्रति 1000 पुरुषों पर 996 महिलाएं हैं। ये दूसरे नंबर पर है केरला के बाद तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? 1857 की क्रांति में आपका बेगम हजरत महल, ठीक है, ये तो सही संबंधित क्योंकि इन्होंने आपका जो लखनऊ है वहां से आपका नेतृत्व किया था। जो आपके वाजिद अली शाह लखनऊ के यानी कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह है, उनकी पत्नी थी, इन्होंने किया था। कुंवर सिंह बिहार से किया था, जगदीशपुर से। मौलवी अहमदुल्ला ने आपका फैजाबाद से किया था। और उधम सिंह का संबंध इससे नहीं है। उधम सिंह नगर वह व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका जो जनरल डायर था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, उसका इंग्लैंड में जाकर के गोली मार करके हत्या कर दी थी 1941 में। तो इसके लिए उधम सिंह को जाना जाता है, ना कि 1857 की क्रांति के लिए। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है,
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस आंदोलन के बाद मिली थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली थी चंपारण के बाद। यह महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था, क्योंकि इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्ष रहे। वहां पर जो उन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म और फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करी, उससे आपके नस्ल भेद के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन वो सत्याग्रह के रूप में चला चुके थे। भारत में 1915 में उनका आगमन हुआ और उसके बाद उन्होंने 1917 में पहली बार किसी आंदोलन में प्रतिभाग किया। वो था चंपारण का आंदोलन, जिसमें राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर वो वहां गए और इस आंदोलन में जो आपके नील की खेती करने वालों के लिए जबरदस्ती आपका नील की खेती करवाई जाती है, उससे किसानों को मुक्त कराया। और इसी के बाद इस सफलता के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार महात्मा गांधी को क्या कहा था? गांधी जी को महात्मा कहा था। तो ये चंपारण से मिली। और बाकी जो राष्ट्रपिता है वो शब्द पहली बार संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और जब आजाद हिंद फौज आपका जो मलाया प्रायद्वीप है उसे जीत करके, अंडमान निकोबार द्वीप को जीत करके जब भारत के नॉर्थ ईस्ट में कोहिमा में अपना डेरा डाल के बैठी थी, तो उसी समय आपके आजाद हिंद रेडियो को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता। हे राष्ट्रपिता, इस आजादी के आपका जो पावन आपका आंदोलन है या लड़ाई है, इसमें हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। ऐसा संबोधन आपका सुभाष चंद्र बोस का था। तो राष्ट्रपिता शब्द महात्मा गांधी को वहां से मिला था। गांधी शब्द आपका यहां से मिला था। कहां से? चंपारण, सॉरी, महात्मा शब्द कहां से मिला था? चंपारण से। अगला क्वेश्चन है, 1946 में तेभागा आंदोलन कहां पर हुआ था? 1946 का जो तेभागा आंदोलन था वो बंगाल में हुआ था। ये आपके बंगाल के किसानों का आंदोलन था जो जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध किया गया था। और इसका नेतृत्व किया था अखिल भारतीय जो किसान यूनियन थी, अखिल भारतीय किसान यूनियन, जिसके स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय किसान यूनियन की 1936 में हुई थी। सहजानंद सरस्वती द्वारा अखिल भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की गई थी और इसी के नेतृत्व में यह तेभागा आंदोलन बंगाल के किसानों ने आपके जमींदारों के विरुद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाना जाता है? बीजगणित के क्षेत्र में जो सबसे पहला योगदान है वो है आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट बीजगणित के सबसे पहले, या तो ये पाई का मान इन्होंने दिया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी बीजगणितीय संक्रियाएं इन्होंने दी। इसके अलावा वर्गमूल है, घनमूल है, ठीक है, समानांतर श्रेणी है, ये सब मिल जाएंगे आपको इनकी पुस्तक जो आर्यभट्टियम है, आर्यभट्टियम है। इसके अलावा शून्य से भी बहुत सारी संक्रियाएं इन्होंने बनाई थी। तो भारत में जो आपका बीज गणित के क्षेत्र में सबसे पहला योगदान माना जाता है वो माना जाता है आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट का बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र में रहा है। खगोलीय क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी है, बट इनका बीज गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी के तट पर गुजरात का सूरत नगर बसा हुआ है? गुजरात का सूरत नगर यहां पर है और यह है आपका ताप्ती नदी पर। सूरत ताप्ती पर है, ताप्ती से ऊपर नर्मदा बहती है। सूरत जो भारत में किसके लिए जाना जाता है? अपने हीरे की कटाई छटाई के लिए, यानी कि आभूषणों के लिए जाना जाता है। उसके अलावा जो आपका सूती वस्त्र है उसके उद्योग के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि केमिकल्स बहुत ज्यादा है। सूरत के निकट ही जो आलिया बेट है वहां से आपके पेट्रोकेमिकल की सप्लाई होती है। भारत का जो आपका सबसे बड़ा तेल खनन क्षेत्र है मुंबई हाई, वो भी इसके निकट है। तो इस वजह से आपके पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनरियों के लिए इसके आसपास का क्षेत्र जाना जाता है। पेट्रोकेमिकल और उससे प्राप्त होने वाले जो रेसे हैं, केमिकल वाले रेसे, और कपास का जो क्षेत्र है वो भी यहीं पर है। तो उससे जो कपड़ा तैयार किया जाता है भारत में, उसका हब है अहमदाबाद है, सूरत है, मुंबई है। और उसके अलावा सबसे ज्यादा फेमस है सूरत किसके लिए? हीरे की कटाई छटाई के लिए। किस मिट्टी में कॉफी की खेती की जाती है? कॉफी के लिए जो प्रसिद्ध मिट्टी है वो है टेरा रोसा, जो ब्राजील में आपके
कॉफी की खेती की जाती है सबसे बड़े क्षेत्रफल पर। फैजेंडा जो चाय के बागान होते हैं उसकी ब्राजीलिया के पठार की पूरी आपकी जो भूमि है वो टेरा रोसा मिट्टी वाली है। ये मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है किसके लिए? कॉफी कहवा की कृषि के लिए। भारत में किस एक वृक्ष का सर्वाधिक विस्तार है? भारत एक मानसूनी जलवायु का देश है। भारत के अधिकतर वन मानसूनी वन है, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो आपके पतझड़ वन है उनका सबसे प्रमुख पौधा है आपका साल। कौन सा है? साल। भारत के सबसे ज्यादा हर लगभग स्टेट में, चाहे आपका उत्तर का विशाल मैदान हो, चाहे आपका दक्कन का पठारी भाग हो, लगभग जो स्टेट आपके इसमें आते हैं या जिन स्टेटों में पहाड़ी होते हुए तराई आती है वहां सब जगह साल का पौधा पाया जाता है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पौधा साल ही है पूरे उपमहाद्वीप में। मालवा का पठार किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? मालवा का पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। दक्कन के पठार का ऊपरी हिस्सा, जिसे दक्कन के पठार का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, खनिज उत्पादन के लिए तो है ही। मालवा के पठार का जो जलवायु है उसमें आपका सबसे ज्यादा आपका सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसीलिए भारत में मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में पहले नंबर पर है। इसके अलावा एक और चीज, भारत में जो सर्वोत्तम प्रकार का गेहूं होता है जिसे हम मैक्रोनी गेहूं बोलते हैं, मैक्रोनी गेहूं के लिए भी आपका मालवा का पठार बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सोयाबीन उत्पादन है उसी के लिए इसे जाना जाता है। मालवा बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है प्राचीन काल से ही भारत में। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में वृद्धि करने का अधिकार किसका है? जैसे 32+1 है, इसे 40 करना है तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय नहीं करेगा, कौन करेगा? संसद। क्योंकि न्यायालय के लिए नियम बनाना, न्यायालय की नियुक्ति करना, ये सब किसका काम है? संसद का काम है। बाकी उन नियमों का पालन कराना, यानी कि वहां पर अपना प्रशासन स्थापित करना, वो न्यायालय का स्वयं का काम है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो भी नियम कानून है वो आपके कौन बनाता है? संसद ही बनाती है, क्योंकि ये संविधान में वर्णित है और संविधान में वर्णित किसी भी तथ्य पर परिवर्तन करना, उसे घटाना बढ़ाना किसका काम है? संसद का। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का आधार क्या है? राज्यसभा में हर राज्य के प्रतिनिधित्व का आधार क्या है? वहां की जनसंख्या एकमात्र आधार है। ये कोई नहीं, ना सांस्कृतिक, ना भौगोलिक, ना संसद, ठीक है, बल्कि राज्य की जनसंख्या। प्रत्येक 20 लाख की आबादी पर एक आपका सदस्य आवंटित किया गया था। 2026 तक यही व्यवस्था है, उसके बाद इसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो राज्य की जनसंख्या कितनी है उसी के आधार पर, जैसे हमारी जनसंख्या कम है तो हमें 3 मिली हुई है, किसी राज्य की आपकी जनसंख्या ज्यादा है तो उसके पास ज्यादा सीटें हैं राज्यसभा में, तो वो जनसंख्या पर निर्भर करता है, ना कि क्षेत्रफल आदि पर। किसी से कोई मतलब नहीं। यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस तथा माइनस का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित संक्रिया क्या होगी? क्या लिखा है? 26, 14, 32, 8, 2 ब्लैंक करके लिख लो। अब प्लस का अर्थ क्या बता रहा है? गुणा। प्लस कहां है? यहां पर। गुणा का अर्थ भाग है, गुणा कहां पर है? यहां पर। गुणा का अर्थ भाग है, यानी कि यहां पर क्या लगेगा? भाग। और भाग का अर्थ माइनस है, भाग कहां पर है? यहां पर, तो इसका अर्थ माइनस है। तथा माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस कहां पर है? यहां पर। अब हो गई है संक्रिया, इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले क्या सॉल्व होता है? भाग। कितनी बार गया? 4 बार। 4 गुणा 2 14 प्लस 26। अब देखो, अब क्या सॉल्व होगा? गुणा। 4 दूना 8 माइनस 14 प्लस 26। तो 2 प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, माइनस के घट जाएंगे। 14 में से 8 गया, कितना? 6 प्लस 26 बराबर 32। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 32 होगा। ठीक है। कभी भी इस क्वेश्चन को करते हो तो सबसे पहले जो आपको संक्रिया दी है उसमें से आप चिन्ह हटा करके उसे ब्लैंक लिख लो, और चिन्ह उस हिसाब से लिखो। जैसे यहां माइनस है तो मैंने यहां पर माइनस, माइनस को क्या लिखता है देख लो, माइनस को लिखता है प्लस, तो मैंने यहां पर प्लस लिखा। फिर सॉल्व करो, आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, इसमें देखो क्या लिखा है? 37 को 441 लिखा है, तो 43 को क्या लिखेगा? इसको 37 को 441 लिखने की क्या वजह हो सकती है? 3 सत्ते 21 और 21 का वर्ग 441, 4 तियां 12, 12 का वर्ग 144। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक आकृति भिन्न है? यह आपकी आकृतियां दी गई हैं, थोड़ा इसमें
फोटो आपका कॉपी से ही ले ली है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई है इसमें। आपका ये है आकृति, एक आकृति ये है, एक आकृति ये है, एक आकृति ये है। तो इनमें से कौन सी आकृति भिन्न है कह रहा है। ठीक है, तो आकृतियों में सब चीज तो समान है, जो आपके अंग्रेजी के अक्षर या आपके जो भी आपके चीजें दी गई हैं वो तो बीच में ही है, लेकिन जो आपके ऊपर के ये निशान हैं वो सब में क्या है, तिरछे हैं, लेकिन सी में क्या है, खड़े हैं। देखो ये वाला जो डंडा है ये दोनों में आपके क्या है, ऐसे हैं, इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा, इस वाले में खड़ा है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन श्रृंखला से है। श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, तो हम नीचे को नीचे मिला लेते हैं, ऊपर का ऊपर मिला लेते हैं। नीचे का नीचे मिलाया तो +2 +4 +6, तो अगला क्या होगा, +8। ऊपर +2 +3 +4, तो क्या होगा, 1 2 3 3 दूना 6 6 और 5 11। नहीं, यहां पर आपका 4 होना, ये आपका 10 होना चाहिए। ठीक है, श्रृंखला ऐसी होगी 1 3 6 10, फिर यहाँ +5 होगा, तो ये तो हो जाएगी 10 5 15 और ये हो जाएगा 24। ये सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 10 है, ये ध्यान रखना, 11 नहीं है, तो इसका सही आंसर सी होगा। कौन सा एक विषम है, कौन सा एक विषम है पूछ रहा है, तो क्या है, कुछ क्रम दिया होगा, देख लो, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। M और N क्या है, +1, C और D में क्या है, +1, P Q में क्या है, P और Q +1, WX में भी क्या है, +1, BC, B को C लिखा है +1, और XZ में भी क्या है, +1। अगले वाला IJ में भी क्या है, +1, UV नहीं, ये आपका सॉरी XZ में +2 हो रहा है, XZ में +2 है, यहां प्लस, UV में +1 है, तो सब में गैप क्या है, +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1, इसमें क्या है, +1 और +2 है, तो इसका आंसर सी होगा। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हैं, आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उत्तराखंड की परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारा चैनल देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको जिन्होंने नहीं कर रखा है, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो जो हमारे आपके इस पर लगातार चल रहे हैं या आपको देखने हैं, तो आप हमारे PDF आपके टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज मात्र 150 रुपये में चल रही है, आपके 120 से अधिक, आपसे 150 आपके क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है, और 20 से अधिक क्वेश्चन पेपर हैं, वो हमारे ऐप आपका SS स्टडी ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां से भी आप मात्र 150 रुपये में वो टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। बाकी यूट्यूब में है, ये लगातार चली रही है, आपको हम क्वालिटी के जो क्वेश्चन है वो उपलब्ध लगातार करा रहे हैं बिना किसी आपके रुकावट के, तो आप इन्हें देखते रहिए। धन्यवाद।